हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कल हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश प्लस Q है। इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक निकाय बना है बहुत सारे चार्जेस का। सपोज एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, एक चार्ज Q2 यहाँ पर है, एक चार्ज Q3 यहाँ पर है, एक चार्ज Q4 यहाँ पर है। सपोज ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी चार्जेस के कारण हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 इस दिशा में होगी। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने के लिए हम वहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 कंसिडर कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा होगा। इमेजिन कर लेते हैं, काल्पनिक आवेश मान लेते हैं। एक्चुअली में होता नहीं है। और इसकी जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, दो आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश होती है। या तो ये प्रतिकर्षण की होगी तो दूर की ओर होगी, और आकर्षण की होगी तो नज़दीक की ओर होगी। हम इस केस में मान लेते हैं कि सारे के सारे ये क्या है, प्लस धनावेश, मीन्स प्लस आवेश है, धनावेश है। तो इनकी वजह से मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। यहाँ पर मान लेते हैं Q2 के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और Q3 के कारण मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 है। प्लस Q0 आवेश हमने इमेजिन किया हुआ है नहीं, एक्चुअल में इमेजिन किया है कि अगर यहाँ पे प्लस Q0 आवेश होता तो ये किस दिशा में प्रतिकर्षित होता या आकर्षित होता, इस वजह से। और इस Q4 आवेश के कारण कंसिडर कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूँ है। तो अगर आपको किसी बिंदु P पर ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता E होगी वो क्या होगी, इन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर इनका क्या लेंगे, हम सदिश योग लेंगे। और अगर इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु आवेश से कोई निकाय बना है तो हम उन सब का क्या ले लेंगे, सदिश योग ले लेंगे। इस सिद्धांत को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। कहीं का सिद्धांत बोलेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। न्यूमेरिकल में ये सिद्धांत आपके बहुत काम आएगा। जनरली ऐसे प्रॉब्लम आएगी कि दो चार्ज दे दिए जाएंगे और किसी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। इनकी वजह से यहाँ पर तीव्रताएं E1 और E2। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो सदिश के योग का सिद्धांत है उस सिद्धांत से इनको जोड़ना है। कौन सा सिद्धांत है, वो होता है R इजिकल टू, आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स के या सदिशों के योग का सिद्धांत। सदिशों के योग का सिद्धांत क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R इजिकल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, जहाँ पर थीटा इन दो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनके बीच का कोण होगा। A इसकी वैल्यू हो जाएगी, B इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से हैं
वेक्टर ए वेक्टर बी, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप क्या करें, दो दो तीव्रताओं को जोड़ते चले जाएं। अगर कोई वर्टिकली अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ध्यान रखें, विद्युत बल रेखाएं। फैराडे ने विद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को समझाने के लिए एक परिकल्पना की, और उस परिकल्पना में उन्होंने बताया कि विद्युत क्षेत्र को हम कर्व्स के द्वारा, चित्र के माध्यम से, कर्व्स के द्वारा या रेखाओं के द्वारा उसको हम प्रकट कर सकते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को। एक्चुअली में उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र को कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, और वे काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हो, वो क्या कहलाएंगी, विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। जैसे हम क्या करते हैं, एक बल रेखा को प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी ये अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो ये जो रेखाएं, ये जो आपने काल्पनिक वर्ग की बात की है, ये जो हमने यहाँ पे काल्पनिक वर्ग की बात की है, काल्पनिक रेखाओं की बात की है, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, इसी में फैराडे ने क्या कहा कि जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबत, मान लेते हैं ये एक क्षेत्रफल है और इसमें से विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी संख्या इस तरीके से गुजर रही हैं, तो एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। और मान लेते हैं इतना ही क्षेत्रफल आप यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में से गुजरने वाली लाइनों की संख्या क्या है, मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, या यूँ कह लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या कहा हमने कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और किसी भी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। मीन्स किसी एकांक क्षेत्रफल से अगर कम विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा, उसकी तीव्रता कम होगी। और अगर किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र किसी एकांक क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा संख्या में गुजरती है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में कि विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम विद्युत क्षेत्र को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। वास्तव में विद्युत बल रेखाएं अपने आप में कोई रेखाएं नहीं होती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन जिस चीज़ को ये प्रकट करती हैं वो क्या है, वास्तविक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र वास्तविक है और विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक है। अब इनके कुछ गुण होते हैं। उन गुण में नंबर 1 है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से निकलती है, इमर्ज होती हैं, और आवेश की सतह से सतह के लंबवत इमर्ज होती है। इस तरीके से 90 डिग्री के कोण पर सतह से हमेशा बल रेखाएं हमेशा सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये ठीक इस प्रकार होती हैं जिस प्रकार आप एक बॉल ले लें, टेनिस की बॉल ले लें और उसमें बहुत सारी ऑल पिन को घुसा दें उसकी सतह पर, तो वो जितने भी ऑल पिन होगी हमेशा उस बॉल की सतह के 90 डिग्री के कोण पर होंगी।
तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। और अगर आपके पास ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के केस में विद्युत बल रेखाएं अनंत से स्टार्ट होकर ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट होकर? अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन ये भी रेखाएं भी हमेशा क्या रहेंगी? सतह के लंबवत रहेगी। आवेश के अंदर कोई रेखा प्रवेश नहीं करती है, हमेशा सतह तक रहती है, क्योंकि किसी भी आवेश में धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित चालक हो, उसके अंदर बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। क्लियर यहाँ तक? दूसरी बात यह है कि किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। अगर परिमाण ज़्यादा है, मान लीजिए +4Q है, तो ज़्यादा बल रेखाएं निकलेगी बजाय +Q आवेश के। और अगर और ज़्यादा है, मान लीजिए 8Q है, तो 8 रेखाएं निकलेंगी, या कह लीजिए ज़्यादा रेखाएं निकलेंगी और ज़्यादा निकलेंगी, डबल निकलेगी। क्लियर है? तो किसी भी आवेशित चालक से निकलने वाली या किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट है उसमें कि यदि आपके पास एक निकाय है, एक सिस्टम है दो आवेशों का, प्लस और माइनस आवेश का। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है, एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है, दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हैं। तो बल रेखाएं क्या होंगी? +Q आवेश से सतह के लंबवत इमर्ज की निकलेंगी और कर्व के रूप में -Q तक पहुंच जाएंगे। जब वो सतह पर एंटर करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री के कोण पर, जैसे सतह के लंबवत एंटर करेंगे। इस तरीके से बल रेखाएं +Q से प्रारंभ होकर -Q तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? यूं इस तरीके वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र नहीं बनाती का मतलब यह है कि विद्युत बल रेखाएं +Q आवेश से निकलकर -Q आवेश तक तो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि -Q आवेश से होते हुए फिर +Q आवेश तक पहुंच जाए अंदर ही, और अंदर की अंदर ही, जैसा कि चुंबक के केस में होता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरी बात यह है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। यहाँ पर क्या होगी? नज़दीक होंगी, और जैसे जैसे दूर जाती हैं तो ये फैलती जाती हैं। ऐसे लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं और जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए जो बल रेखाएं होती हैं, जो बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं, वो सीधी, समानांतर और एक दूसरे से उचित दूरी पर होती है। अगर ऐसे बल रेखाएं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि ये एक समान यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए जो बल रेखाएं खींची जाएंगी वे क्या होंगी? बिल्कुल सीधी होंगी, समानांतर होगी और क्या होंगी? एक दूसरे से उचित दूरी पर रहेंगी, बराबर डिस्टेंस रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। एक और इसमें पॉइंट है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमने दिखा दिया है कि यहाँ पर ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो उस बिंदु पर दो टेंजेंट खींची जा सकती थी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, E1 और E2। तो उस स्थिति में क्या हो जाती?
विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, जबकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी परिस्थिति में। एक और पॉइंट है इसमें कि अगर आपके पास कोई आवेशित चालक है तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आवेशित चालक में प्रवेश नहीं करती हैं, हमेशा उसकी सतह से निकलती है। ये हमने पहले पॉइंट में बताया था, अभी बता रहा हूँ। और सतह के लंबवत रहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखनी है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आवेशित चालक के भीतर से नहीं निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? केवल सतह से निकलती है। इसी सिद्धांत पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी पे बेस आगे आप जो चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी भी आवेशित चालक, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आवेशित चालक से निकलने वाली बल रेखाएं हमेशा सतह से निकलेंगे, आवेशित चालक के अंदर नहीं जाएंगी या अंदर से नहीं निकलेगी, हमेशा सतह से निकलेगी। क्लियर? उम्मीद है आज जो हमने बताया आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में, विद्युत क्षेत्र का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसके बारे में, और विद्युत क्षेत्र का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई बात क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।